प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम अपतन चक्र की संकल्पना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले अध्याय में हमने अपतन चक्र अर्थात भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी के बाहरी सतह पर उत्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बाहरी अपतनकारी शक्तियों के द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी कालक्रम को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। पिछले अध्याय में हमने डेविस महोदय के अनुसार अपतन चक्र की संकल्पना को समझने का प्रयास किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पेंक, जर्मन विद्वान पेंक के अनुसार अपतन चक्र की संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। जर्मन विद्वान वाल्टर पेंक ने डेविस की समय आधारित भौगोलिक चक्रीय संकल्पना को अस्वीकार करने की दलील पेश करते हुए स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। पेंक के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों अर्थात आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की कल्पना करना था। दूसरे शब्दों में पेंक स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पेंक के मॉडल का प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहां की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष की स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र में विवर्तनिक संचलन के विकास एवं उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्थल रूपों की विशेषताएं इस प्रकार अंतर्जात बलों की तीव्रता एवं पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन की अनुपात की परिचायक होती है। पेंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए भूआकृति विज्ञानवेत्ताओं में थे, क्योंकि दूरह जर्मन भाषा में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पेंक के भव्याकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियाँ उत्पन्न होती गई। अभी तक यह भी निश्चय नहीं हो सका कि पेंक ने अपने भव्याकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं। पेंक ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस की चक्रीय संकल्पना को नजरअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया है। अवस्था के स्थान पर पेंक ने इंटीवक्लुंग नामावली का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है विकास। इस तरह पेंक ने तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आपस्ती जिंडे इंटीवक्लुंग, बढ़ती हुई दर से विकास, गलिक फर्मिंग इंटीवक्लुंग, समान दर से विकास, अबस्ती जिंडे इंटीवक्लुंग, घटती दर से विकास नामावली का प्रयोग किया है। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पेंक ने प्राइमारंभ नामावली का प्रयोग किया है। यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पेंक के अनुसार स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपतन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है। स्थल रूपों का विकास प्रारंभ में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। प्रारंभ का उत्थान विभिन्न दरों में संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आपस्ती जिंडे इंटीवक्लुंग, इसका तात्पर्य होता है स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की अवस्था। प्रारंभ में स्थलखंड में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियों में तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती हैं,
परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपदन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपदन तथा घाटी गर्तन के कारण संकरी तथा गहरी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चूंकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों की शिखा तथा नदी घाटियों के तलों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। गलिक फर्मिंग अर्थात स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर में दर के आधार पर इस प्रावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। इस प्रावस्था में भी बढ़ती दर से उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपदन की दर से अधिक होती है। प्रावस्था ब इस प्रावस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास, अर्थात वह स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें बराबर होती है। प्रावस्था स स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है, क्योंकि उत्थान का भाव है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है, परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपदन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपदन द्वारा घाटियों की गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण से यह प्रावस्था भी समान विकास की प्रावस्था होती है। आबस्ती जिंडिक इंटिवक्लुम का अर्थ स्थल रूपों का घटती दर से विकास की प्रावस्था। इससे प्रावस्था में पार्श्विक अपदन लंबवत या निम्नवर्ती अपदन की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। स्थल रूपों में प्रगामी ह्रास होता जाता है। निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है, क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया है, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अधक्षय द्वारा तेजी से कमी होती है। सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट होती है, क्योंकि जल विभाजक के शिखर तल की ऊंचाई में अपदन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग ढाल तथा गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों की तलियों का अपदन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों की पार्श्व ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब एक घाटी के पार्श्व ढाल में 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, इसे पार्श्विक ढाल या बास्तुंजन कहते हैं। घाटी पार्श्व के निचले भाग को वास ढाल या हाल्डेन हैंग कहते हैं। समीपी घाटियों के कारण गुरुत्व ढाल एवं बास्तुंजन में समानांतर निवर्तन के कारण प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होता है। पेंग के मॉडल का मूल्यांकन। दोहरे जर्मन भाषा में प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत अनुवाद एवं व्याख्या के कारण पेंग के स्थलाकृतियों के विकास में मॉडल की प्रारंभ में सही व्याख्या नहीं हो पाई। पेंग से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह से निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह डेविस के मॉडल की जर्मनी में दुर्गति की गई थी। अमेरिकी भूविज्ञानियों ने पेंग द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन एवं भूपटल में सतत संतुलन की संकल्पना पर विरोध प्रकट किया। गाते हुए है कि प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादों में व्यक्त किया गया है कि पेंग का ढालों के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद के अनुवादों में बताया गया कि पेंग का ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। इस तरह स्पष्ट है कि पेंग के सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं उनके विचारों को की अंग्रेजी में गलत व्याख्या की उपज है। सारांशतः पेंग के सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी कि डेविस के सिद्धांत को मिली थी। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से पेंग का सिद्धांत डेविस की सिद्धांत की तुलना में इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया।